नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक कहावत है, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस पार्टी की इन दिनों यही हालत है। हरियाणा में मिली हार के बाद से पार्टी के अंदर आपसी भिड़ंत शुरू हो गई है। यह भिड़ंत इस मुद्दे को लेकर है कि आखिर किसने कांग्रेस की लुटिया डुबोई, इसकी गलती थी या फिर उसकी गलती थी। यहां तक राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि पार्टी हित से ज्यादा नेताओं ने अपना हित देखा। हरियाणा में इसलिए कांग्रेस की हार हुई। हरियाणा पर हार की समीक्षा बैठक में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। इस बैठक में ना तो भूपेंद्र हुड्डा, ना कुमारी शैलजा और ना ही रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी, यानी हरियाणा में सत्ता से कांग्रेस दूर क्या हुई? आपस में नेता लट्ठम लट्ठा करने लगे। हार से हाहाकार के बीच नेताओं में कलह भी जोरदार देखने को मिल रही है। कांग्रेस का हर बड़ा नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगा है। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस को अपनों ने ही डुबोया? आज बात इसी खास मुद्दे पर। अपनों ने डुबोया, चले खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी हैं। डॉक्टर अपूर्वा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी। यशवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। मंथन बैठक में कांग्रेस ने किया तो चर्चा यहां भी होना जरूरी हो जाता है उस स्थिति के बाद। और शुरुआत यशवर्धन जी आपसे ही करते हैं। चर्चा होती है, मंथन होता है, क्योंकि पहले भी कहा कि हार हो या जीत हो, हार के भी कारण को तलाशना होता है। मंथन होता है कि वजह क्या है, क्यों हार मिली, जबकि एक तरफा नजर आ रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। आज मीटिंग में एक बात राहुल गांधी ने कही कि पार्टी से ज्यादा अपना हित नेताओं ने देखा और ये भी वजह रही कि हार मिली कांग्रेस को। श्वेता जी, सुबह या दोपहर बाद से ही एक बदमाशीपूर्ण तरीके से एक अफवाह फैलाई गई, जिसको कि अलग अलग लोगों ने पिक कर लिया कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, न कोई भी वहां ऐसा था व्यक्ति। तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप से झूठ है। उसके बारे में अभी कांग्रेस ने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया कि हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वही है, हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उस बैठक में ऐसा कोई भी नहीं था। इसलिए ये जो बदमाशीपूर्ण तरीके से जो चीजें उड़ाई जाती हैं, की जाती हैं, ये हो सकता है इस वक्त कांग्रेस एक कमजोर फुट पे है, इसलिए कोई भी कुछ भी उड़ा सकता है। बाकी कोई भी मीडिया ये नहीं कहता, अगर झूठी फैलानी होती तो ये नहीं कहता कि मोदी जी बाबा राम रहीम के पैर छूने जाएंगे उनकी मदद के लिए, कि वो साहब उन्होंने इतनी मदद की हरियाणा में चुनाव में, बार बार उनको पैरोल दिलवा के। तो ये बात कभी नहीं उठेगी। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे फिगर बना लिए गए हैं जिनके बारे में कोई कुछ चलिए आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या था। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने क्या निचोड़ निकाला? क्या कांग्रेस ने जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें कहां कमियां रही, किस किस कारण से हमने जीता हुआ इलेक्शन लूज किया, उन सारे कारणों पे विमर्श हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। एग्जैक्टली ऐसा कोई भी बयान, किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई है ही नहीं जो राहुल गांधी जी के नाम से फ्लोट किया जा रहा है। शुद्ध रूप से झूठ है। लेकिन सवाल ये भी कि कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया, रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया। अहम चेहरे, ये कांग्रेस के अहम चेहरे हैं। जब हरियाणा की बात होती है तब तो इसमें कुछ सवाल उठता ही नहीं कि ये होंगे या नहीं होंगे। देखिए, अभी केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी बैठक की है। हाँ। वो लोग अपनी बैठक कर रहे हैं, पहले अपना एक एनालिसिस लेंगे, उसके बाद में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेट है, वो अपने तरीके से बात कर ली जाएगी। जब उनकी जरूरत होगी, जब उनका स्टेटमेंट लेना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है। और कुमारी शैलजा भी ये कह रही कि उनको उनसे भी सवाल करने चाहिए जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, कि आखिर अपने फायदे के लिए कांग्रेस को नहीं सींचा गया हरियाणा में, और यही वजह रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि ये अहम चेहरे कांग्रेस के और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो इनके स्टेटमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वो अपनी बात करने को स्वतंत्र है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई ईडी सीबीआई जैसा ऐसा कोई हमारा ढांचा नहीं है कि किसी के पीछे कुछ कर दिया जाएगा। जो भी बोल रहे हैं उनकी बात भी सुनी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील भी ये है कि जो भी बात हो पार्टी फोरम पे करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना इस तरह की जो अफवाहें जो अभी फैलाई जा रही हैं, इन अफवाहों को बल मिलता है। ठीक है। डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी,
अब ये बातें कही जा रही कि कांग्रेस के हार की वजह है क्योंकि उनके अपनों ने ही इनको डुबोया है। भले ऑफिशियली ना कहा जाए क्योंकि चर्चा और बात बार बार यही निकल के आ रही है, लेकिन दो अहम चीजें हैं। एक तो हुड्डा के जो समर्थक हैं वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये कहना है कि सुबह से तो सब स्थिति वैसी लग रही थी, लेकिन इसके बाद करीब 20 सीटों पर काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी की शिकायत और इलेक्शन कमीशन को भी लिखा गया है और अब इस मुद्दे को बनाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियां की है, यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई और बीजेपी आ गई। तो ये बीजेपी पर सवाल है। देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि हार, जितनी जीत गरिमापूर्ण होनी चाहिए उतनी हार मर्यादा युक्त भी होनी चाहिए। कांग्रेस के मुखारबिन से इस तरीके की बातें एक संवैधानिक संस्था के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कमेंट करना, ईवीएम पे कमेंट करना, मुझे लगता है कि राइट टू स्पीच की वैधानिकता को भी जो है वो संशय में खड़ा करता है। कांग्रेस को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों बचपन में जो चेस का गेम खेलते थे ना, जैसे ही आप चेक कहते हैं वैसे ही वो कह देता है नहीं तुम झूठे, तुम्हारा गेम छूटा, तुमने चीटिंग से मेरे राजा को हरा दिया, गिरा दिया, इस तरीके की तमाम बातें ये लोग करते आए हैं। मगर देखिए, इस बात से हम नहीं नकार सकते कि कांग्रेस की इंटरनल फाइट हमेशा से थी। आप राजस्थान का एग्जाम्पल उठा करके देखिए, आप हरियाणा का एग्जाम्पल उठा करके देखिए। जिस संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में लहराते हैं, उस संविधान के अंदर, जिस संविधान ने दलितों को जो है वो इतने अच्छे अधिकार दिए, जिनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, वहीं एक दलित महिला को हरियाणा में ये लोग मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए। उनको इन्होंने हाशिए पर रखा और उसका जो नतीजा है वो इन्होंने भुगता। यही नहीं, आप इनकी इंटरनल फाइट देखिए। जब लोकसभा में इनको लड़ना था तो सारे के सारे गुट जो है वो एक हो गए। आप मुझे ये बात बताइए कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की कोई भी सीट नहीं आई थी, मगर उसके बाद में भी आम आदमी पार्टी से इन्होंने पैक्ट किया और 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लड़ने के लिए दी। वहीं हरियाणा के अंदर भी इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी भी साथ में थे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक भी सीट उन्हें नहीं दे पाई, जबकि आम आदमी पार्टी का 1.5% वोट था। तो ये जो इनकी इंटरनल फाइट्स है ये सामने आ रही है। आज भी आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो 6 सीट पे उपचुनाव है वो इनसे बिना मंत्रणा करे डिक्लेयर कर दिया। उधर उद्धव ठाकरे जी का जो मुखपत्र सामने आया है उसके अंदर कांग्रेस की घोर निंदा की गई है। तो कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की जो आपसी गुटबाजी है, इसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी का कोई भी प्रादुर्भाव या काल आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही, कल भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी हर्षवर्धन जी, और आपने एक बात कही थी कि ये जो बातें कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, खत्म होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथन के बाद किया जाएगा फैसला, लेकिन सब साथ है आगे भी, क्योंकि सवाल ये था कि महाराष्ट्र झारखंड के भी इलेक्शन में क्या इसका इंपैक्ट नजर आएगा, INDI गठबंधन को लेकर जो सवाल उठता है। देखिए, अभी ये सारी बातें हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि जो लोकसभा में जो अलायंस जिस तरीके से किया गया था, अगर राज्य के मुद्दों पर उनकी एक राय होगी तो ऐसे अलायंस वापस बन जाएंगे। अगर राज्य के मुद्दों पर कोई मतभेद होगा तो वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए वो सब आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी जो है वो हरियाणा ये है कि मुद्दों के मतभेद से ज्यादा आपसी मतभेद इनको मिटाने की आवश्यकता है, मतभेद और मनभेद दोनों। ठीक है एकलव्य जी, दो अहम बातें हैं। देखिए, अब मंथन हो रहा है कांग्रेस के अंदर, कमेटी बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, आखिर हार के कारणों को तलाशा जाएगा किस वजह से। जो बयान आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है हरियाणा से ही नेताओं की, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि साथ लेकर नहीं चला गया, सबको साथ लेकर चलने की बात की जा रही थी लेकिन नहीं हुआ और अपने फायदे को प्राथमिकता में रखा गया, कांग्रेस को हाशिए पे डाला गया, पीछे रखा गया और यही वजह थी कि कांग्रेस जीत नहीं पाई। क्या वाकई में आप मानते हैं कि ये सिर्फ हरियाणा में जो कांग्रेस को हार मिली है वो आपसी कलह, अंतर विरोध की वजह से ही है? श्वेता जी, आज आपकी अनुमति से सिर्फ 30 सेकंड लेकर आपके फर्स्ट इंडिया के इस बड़े मंच के माध्यम से, सबसे पहले तो आज जो भारत ने अपने अनमोल रत्न को खोया है, उन रतन टाटा जी को मैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने ये इच्छा जताई है कि भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत करना चाहिए, पर मैं भी ये अनुरोध करूंगा भारत सरकार से, परंतु इसलिए नहीं कि इससे रतन टाटा जी का सम्मान बढ़ जाएगा, परंतु इसलिए कि इससे शायद भारत रत्न पुरस्कार का सम्मान बढ़ जाएगा। और अब हम आ जाते हैं हरियाणा की समीक्षा पे, जो बातें आपने कही। देखिए, कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। अब तथ्यों में ये जो मेरा विश्लेषण है वो तो मैं बाद में दूंगा, आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कांग्रेस के कुछ अहम नेताओं ने क्या कहा है। जो अजय यादव जी हैं, जो कि कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज कहा कि ओबीसी को एक तरह से एक झुंझुने की तरह इस इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। जो गोगी जी हैं, जो कांग्रेस के वहां पे एक अहम प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं
शैलजा जी का समर्थक हूं और मुझे उनके गुट का माना गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक अशोक वानखेड़े जी हैं जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्हें कांग्रेस लीनिंग जर्नलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने सवाल खड़े करे केसी वेणुगोपाल जी पे ही, और उन्होंने कहा कि इनकी प्रायोरिटी थी अपनी महिला मित्रों को टिकट दिलाने में। तो ये स्थितियां थी। और अगर आप और देखना चाहेंगे इसमें कि मतलब किन नेताओं ने इस समीक्षा में भी अहम भूमिका निभाई है, केसी वेणुगोपाल जी के अलावा वहां पे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, जो खुद ही सबसे बड़े गुटबाजी के प्रतीक हैं। तो अगर ये सब अहम बातें खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो आत्मचिंतन तो होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें, जो मैं समझता हूं जिन बातों पे समीक्षा होनी चाहिए, आज इनके प्रवक्ता ही नहीं, राहुल गांधी जी खुद भी जब वो इतने अहम पद पर सबसे पहली बार बैठे विपक्ष के नेता के, तो उन्होंने अपने हाथ में संविधान ले रखा था एक तरह से, और वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इस देश से। और आप देखिए कि जो उन्हीं की एससी की सबसे बड़ी लीडर हैं स्टेट की, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। क्या आपको लगता है कि लोग ये सब नहीं देखते? जनता इतनी समझदार नहीं होती? इसके अलावा उन्होंने जवानों की बात करी कि हरियाणा में जवानों का एक ज्वलंत मुद्दा है। वहां पे भी देखिए क्या हुआ, जब वो विपक्ष के नेता बने तो सबसे पहले उन्हें सदन के पटल पे खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें एक सही तरह से कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता। और आपने देखा होगा कि भारतीय इतिहास में पहली बार भारतीय सेना को एक ऑफिशियली एक ट्वीट करके बताना पड़ा कि ये झूठ था, उसका झूठ का पर्दाफाश करके बताना पड़ा, उस कॉम्पेंसेशन की डिटेल्स देनी पड़ी। तीसरी बात हुई किसान की। किसान को भी आप देखेंगे तो जो किसान आंदोलन को एक तरह से टूल की तरह यूज किया गया, और जो हरियाणा की अर्बन पॉपुलेशन ने जो फेस किया, जिन हाईवेज को ब्लॉक करके 1.5 साल तक बैठा गया, क्या उससे लोगों को समस्या नहीं हुई होगी? चौथी बात, पहलवानों की इन्होंने बात करी। जिस तरह से विनेश फोगट का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उस एक प्रोफेशनल इशू को जिस तरह से पॉलिटिसाइज करा कांग्रेस ने, और दूसरे पहलवानों को आके ये समझाना पड़ा कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल और टेक्निकल इशू थी, तो क्या इससे लोगों को असर नहीं हुआ होगा? तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पे मेरे हिसाब से समीक्षा होनी चाहिए। और जो यानी आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो पार्टी के साथ नहीं गई, नेताओं के साथ नहीं गई, वो मुद्दों के साथ गई है, और उसको जो सही लगा है उसने उस हिसाब से वोट किया। तो फिर एग्जिट पोल अगर एक तरफा कांग्रेस को बता रहे थे, और अब जो कांग्रेस या फिर हुड्डा समर्थक की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये बहाने हैं? देखिए श्वेता जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, उनकी क्या स्थिति थी वो हमने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखा। तो मैं तो इसकी जो साइंस है उसमें ही विश्वास नहीं करता, क्योंकि जहां 100 करोड़ का देश है वहां पे कुछ 0.001% लोगों का सैंपल लेके ये निर्धारित करने की कोशिश करना कि किसकी सरकार बनने वाली है, मैं समझता हूं कि असंभव है। और अल्टीमेटली जो लोग राजनीति को ढंग से एक तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो जमीन पे काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा समझ होती है कि वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है। यशवर्धन जी, अभी जो फैक्टर्स की बात की, अलग अलग पॉइंट्स पर एकलव्य जी ने बात रखी कि ये वजह थी और ये मुद्दे थे जिसको लेकर नैरेटिव कुछ अलग बनाया गया था, लेकिन जनता सब समझती है और इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना और इसलिए परिणाम इस तरह से आए। देखिए, फैक्चुअल बात तो मैं मेरी तरफ से बताना चाह रहा हूं कि 2019 का जो चुनाव था, उसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के 11% वोट बढ़े हैं, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद से बीजेपी के 18% वोट गिरे हैं। हम में और बीजेपी में 0.8% का फर्क रहा है, और उसका बड़ा कारण, बहुत सारे कारण कह सकते हैं। उसमें जिस तरीके से एक जो बलात्कार के जुर्म में जेल के अंदर है उनको पैरोल दिलवाना, समय समय पर उनसे बीजेपी के लिए अपील करवाना, ईडी सीबीआई वगैरह तो अलग बात है। फिर मायावती जी को यूपी में चुनाव नहीं लड़ने देना, लेकिन हरियाणा में उनको पूरे चुनाव लड़वाने देना, सारी मदद करना, बहुत अच्छे एक रणनीति के तहत सारे काम हुए। हमारा जो भी प्रदर्शन रहा,
हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और अभी मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अमेजन पे एक किताब उपलब्ध है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ईवीएम के खिलाफ किताब है, और वो लिखी है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भाजपा के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने। वो उपलब्ध है, दर्शक चाहें तो उसको मंगवा कर पढ़ सकते हैं। ईवीएम के खिलाफ बाकायदा डॉक्यूमेंटेड उन्होंने लिखा, हमने तो कभी कभार आरोप लगाए। विप्लव जी कुछ कहना चाह रहे श्वेता जी, हैं? मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है इसमें। जिस दिन 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, उस दिन जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 150 डीएम्स और कलेक्टर्स को फोन करके उनके ऊपर दबाव बनाया था और उन्हें रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहा था। और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे उन डीएम्स और कलेक्टर्स की जब डिटेल्स मांगी, नाम पता मांगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 7 दिन का समय चाहिए। आज महीने बीत गए, कहां है उन डीएम्स और कलेक्टर्स की लिस्ट की आप कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं? ईवीएम्स को यहाँ पे दोष दे रहे हैं, ईवीएम इस देश के संस्थानों को दोष दे रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ, रुकिए एक मिनट, इनको बोलने दीजिए, आप सारा कंटेंट ले जाएंगे। अरे सर, कंटेंट की बात नहीं है, मैंने तो आपसे तथ्यात्मक रूप से एक बात पूछी है कि जयराम रमेश जी ने एक आरोप लगाया था, वो लिस्ट कहां है? इनका सारा कंटेंट ले जाएंगे, बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दीजिए। वो सत्य की तरफ हाँ, सत्य में जानता हूँ, तो बहुत बार डिबेट में आते हैं, वो हमेशा एक ही तरफ खड़े रहते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, वो किताब उपलब्ध है, उसको हटवा और नहीं रहे। सभा में जीतते हैं तब वो ईवीएम सही होती है। अमेजन से हटवा और नहीं मगर जब आप हारते रहे। हैं, अमेजन पे वो किताब उपलब्ध है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की लिखी हुई है, नहीं, तो एक इनके किताब और राज्यसभा उपलब्ध है। सांसद है, यशवर्धन वो जी, ईवीएम पर है क्या? रामचंद्र गुहा की इंडिया वो ईवीएम पर है क्या? 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 बात ईवीएम की चल रही है, बात ईवीएम की चल रही है। तीसरी बात कहां से आ गई? अरे ईवीएम पे बात चल रही है, ईवीएम की बताओ आपको। हमने कोई किताब लिखी हो तो, हमने कोई किताब लिखी हो ईवीएम पे तो बताओ ना। अरे ईवीएम की बात चल रही है, बीच में रामचंद्र गुहा से आ गए। यशवर्धन जी, यशवर्धन जी, चलिए, जिसने किताब लिखी संवैधानिक संस्था ईवीएम, अरे चुनाव आयोग के ऊपर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किताब लिखी है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किताब लिखी है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किताब लिखी है। चलिए ठीक है, और लालकृष्ण आडवाणी जी ने फॉर्म लिखा है। आपकी तरह नहीं है बीजेपी का। चलिए ठीक है, यशवर्धन जी, डॉक्टर पूर्वा एक सेकंड रुकिए। सबको आजादी है, सबके अपना अपना मत है, किसी को किताब लिखना है नहीं लिखना है, वो एक सेकंड, सबको अधिकार है, सबको आजादी, किसी किताब लिखना है, किस पर लिखना है, क्या लिखना है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बीजेपी को या कांग्रेस को, इससे इतर क्योंकि मुद्दे बात कर रहे हैं यशवर्धन जी, वक्त भी खत्म हो रहा है और कांग्रेस, हाँ नहीं ठीक है, एक मिनट डॉक्टर अपूर्वा, अब देखिए ये जो बात बार बार आ रही है कि अपनों ने डुबोए, कांग्रेस ही नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस पे मंथन होगा, सब कुछ है, बीजेपी अब ठीक है जीत को लेकर जश्न मना ली, लेकिन क्या आप मानती है कि हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं इसका असर जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उससे पहले जो उपचुनाव है 28 सीटों पर 6 राज्यों के, उस पर पड़ेगा? पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा बीजेपी के फेवर में? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटों वाली राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको समायोजित करिए, सबको विकास की धारा में जोड़िए, उस पर राजनीति करती है। हरियाणा के अंदर भी यही हुआ, इन्होंने किसान, पहलवान, नौजवान सबके ऊपर बांटने की कोशिश करी, मगर भारतीय जनता पार्टी सबको बांटने की कोशिश करी। आप देखिए 24 फसलों के ऊपर एमएसपी केवल एक राज्य के अंदर है, वो है हरियाणा के अंदर। कौन से किसान बैठे हुए थे सड़क पे? मैं कहती हूँ आप लोकसभा के रिजल्ट उठा के देखिए, आप असेंबली पोल्स के रिजल्ट उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि किसान सड़कों पे था क्या। हर व्यक्ति को अपने पेट की जो भूख होती है उसको मिटाने का अधिकार है। किसान को केवल समृद्धि चाहिए, किसान को अपना परिवार चलाना है, किसान को कोई राजनीति नहीं करनी। तो जो पार्टी विकास की धारा जनता के घर तक पहुंचाएगी, उनको मुख्य धारा से जोड़ेगी, जो प्रत्येक जाति का, दलितों का सम्मान करेगी, जनता उसी पार्टी के साथ में खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बेसिस पर आज तक जो है वो राजनीति चलाई है और आगामी चुनावों में भी यही हमारा बेस रहेगा। चलिए ठीक है, अपूर्वा जी एक और सवाल है, क्योंकि हर राज्य में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव की तो इतर बात करें क्योंकि वो तो बहुत खास हो ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां होती है। एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को लग रहा था कि नहीं हम तो वापसी नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ 4 रैलियां की, हालांकि कांग्रेस के कंपैरिजन में बीजेपी की दुगनी रैलियां हुई हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया या कुछ जिम्मेदारों पर छोड़ दिया? ये वजह थी या क्या वजह रही? देखिए श्वेता जी,
चीजें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, समय पर सेंट्रलाइज भी होनी चाहिए और समय पर डिसेंट्रलाइज भी होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मौर्य वंश डूबा तो ओवर सेंट्रलाइजेशन और गुप्त वंश डूबा तो ओवर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कहां पे हमें लोकल चेहरों को आगे करना है, कहां पर हमें केंद्र के लीडर्स को आगे करना है। पिछले 10 सालों से देखिए हरियाणा का इलेक्टोरल बहुत समझदार बिहेवियर है उनका। आप 2004 से अगर ट्रेंड देखेंगे, उससे पहले से भी अगर देखेंगे, तो जो केंद्र में सरकार रहती है, हरियाणा के जो वोटर्स हैं वो उन्हीं को असेंबली पोल्स में इलेक्ट करके लेकर आती है। तो इस बार भी हरियाणा की जनता को जानती थी, 10 साल से विकास की धारा से वो जुड़े हुए हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, योजनाएं उन तक पहुंच रही है, एमएसपी उन पर पहुंच रहा है, 133 करोड़ की जो है वो किसानों को सहायता वहां पे दी गई है। पहलवानों और जवानों के लिए अग्निवीर इन लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि इनको उस पर राजनीति करनी है, पर वहां के युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये इन चीजों का जवाब वो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और मोदी जी के घर घर पहुंचने की या रैलियां करने की इसलिए भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि मोदी जी तो लोगों के घर घर तक दिल दिल तक पहुंच चुके हैं। तो वो रैली करें ना करें, इसलिए जरूरत महसूस नहीं हुई हरियाणा में। लेकिन एकलव्य जी, अब एक ऑनेस्ट रिमार्क जरूर चाहूंगी कांग्रेस पर, क्योंकि देखिए ठीक है क्या क्या वजह हो सकती है, लेकिन मंथन कांग्रेस भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कॉन्फिडेंस भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा हाई हुआ, इसलिए क्योंकि 2019 में जो परिणाम थे और इसके बाद जिस तरह से राज्यों में हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे प्लस होती गई संख्या और लोकसभा चुनाव के बाद बहुत पॉजिटिव हो गई थी कांग्रेस। आक्रामक राहुल गांधी भी नजर आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को क्या बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि इतनी मजबूत पार्टी रही है, और फिर अगर ये हश रो इसके बाद फिर ऊपर आ रही हो, फिर इसके बाद हार का सामना करना पड़े, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन ऑनेस्ट रिमार्क इस पर कि कांग्रेस को क्या करने की जरूरत है अभी? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जो अपना परफॉर्मेंस किया 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अच्छा था। अच्छा इस सेंस में था कि उन्होंने जो इससे पहले उनकी सीटें थी उन सीटों को उन्होंने डबल किया। और परंतु कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उससे कभी कभी अहम आ जाता है। और उस अहम में उन्होंने एक तो अपने जो उनके जो अलायंस पार्टनर्स थे उनको जो मेरे हिसाब से जो उनको वेटेज देना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया। और दूसरी बातें कुछ जो ऐसी चीजें थी जो कि एक तरह से एक नैरेटिव की तरह 2024 के चुनावों में चल गई, उस पे वो ओवर डिपेंडेंट हुए। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण के तौर पे जैसे जो संविधान और आरक्षण की जो बात थी, तो उस समय तो अमित शाह जी का जो एक डीप फेक वीडियो चल गया था, जो एक तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं उनके ट्विटर हैंडल से रिपोस्ट भी किया गया, तो वो चल गया था। लेकिन अब 3-4 महीने बीत चुके हैं, भाजपा को भी और उसके संगठन को भी एक तरफ से अवसर मिला कि वो लोगों के बीच में जाके उसकी सच्चाई बता सके। पर उसके बाद अब इस सरकार के कुछ महीने हो गए तो लोगों ने इस सरकार का रवैया भी देखा है आरक्षण के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक तो ये देखना पड़ेगा कि उन्हें इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स को किस तरह से साथ में लेके चलना है, और दूसरा कि 2024 के जो मुद्दों पे जो वो डिपेंड कर रहे थे, क्या आगे भी वो उनको इसी तरह से लेके जा सकते हैं या नहीं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कोई भी राज्य या कोई भी पार्टी हो और विधानसभा चुनाव हो, खासतौर से जरूरी हो जाता है कि जब आपके लिए पार्टी प्रमुख हो, सबसे ऊपर हो, तो सब एकजुट होकर पार्टी को जिताने में लगते हैं। लेकिन जब अपना हित सामने आए और मैं जीतूं और वो हारे, अपना साथ ही भी है फिर भी किसके साथ जाना है नहीं, जब आपसी गतिरोध होता है तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए हो। कई बार हमने देखा है कि जब परिणाम आते हैं तो सिर्फ अंतर विरोध की वजह से परिणाम उलट जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जनता भी देख रही है। आपसी आप जिता नहीं सकते, लेकिन आप हराने में साथ दे जाते हो। जरूरत यहां पर है कि कांग्रेस मंथन तो कर रही है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में चुनाव में भी ऐसी तस्वीर आएगी या तब तक कुछ परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेगा? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सभी सहयोगियों की जरूरत है या सभी सहयोगियों को चाहिए कि कांग्रेस उनके साथ रहे? तमाम अहम पहलू है, मंथन सभी अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है और कितना असर उपचुनाव में होता है इस परिणाम का, खासतौर से अगर राजस्थान की 7 सीटों की बात करें तो। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।